हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम ईवीएस की बात करेंगे। बात क्या करेंगे तो हम बेसिकली रिवाइज करेंगे। आपको पता है हमने अपने चैनल पे पूरा एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं ईवीएस से रिलेटेड, ईवीएस की बेसिकली उन्हें कवर किया है। तो अभी क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उन सभी का एक जिस्ट, उन सभी की एक समरी आप तक पहुँचे ताकि आप एक रिविज़न कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ वीडियोस में पूरा रिवीजन कवर करेंगे। फर्स्ट आज ये वीडियो है जिसमें कि हम क्लास थर्ड की जो एनसीईआरटी है उसके जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उन सभी को कवर करेंगे। और सिमिलरली या बेसिकली ग्रेजुअली हम क्लास फोर्थ तो क्लास फिफ्थ की भी जो समरी है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और सबसे पहले जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईवीएस की जो बेसिक चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलती हैं, इस बार भी मिलेंगी उनकी। तो देखिए, सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इसे हम किस किस क्लासेस में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, ईवीएस की जब हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल स्टडीज सिर्फ एक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि सिर्फ हम इन्वायरमेंट से पर्टिकुलरली रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम सोशल साइंसेस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान हो या पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट हैं, जितने भी मुद्दे हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, उन सभी को एकीकृत रूप में या इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम पढ़ते हैं। सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, सभी की इंसाइट्स होती हैं ईवीएस में। ठीक है, इसीलिए कभी कभी जब आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते होंगे आपको लगता होगा कि ये तो सोशल साइंस जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं। कभी आपको साइंटिफिक चीज़ें भी मिलती हैं और इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें तो होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट की तरह से हम ईवीएस को किन क्लासेस में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्लास थर्ड से फिफ्थ के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं ईवीएस को, उन्हें पढ़ाया जाता है ईवीएस एज अ सब्जेक्ट। तो एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह, एक विषय की तरह हम ईवीएस को क्लास 3 to 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या उनके करिकुलम में इंक्लूड है ईवीएस एज अ सब्जेक्ट। तो इससे पहले क्या होता है, क्या वो ईवीएस नहीं पढ़ते? जी बिल्कुल पढ़ते हैं। क्लास फर्स्ट और सेकेंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ईवीएस पढ़ते हैं, बट वो सिर्फ उसके एलिमेंट्स पढ़ते हैं और वो भी मैथ्स और लैंग्वेजेस जो कि उनके सब्जेक्ट हैं उसके थ्रू। ठीक है, वो ईवीएस को पर्टिकुलरली एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो फर्स्ट सेकेंड में हम ईवीएस के एलिमेंट्स को मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू कवर करते हैं और उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हम अलग से एज अ सब्जेक्ट उसे पढ़ते हैं। अब आपने पढ़ा होगा या अगर सिलेबस की भी बात करें सीटेट के, तो आपने देखा होगा कि वो थीम्स बेस्ड है। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि जो ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हमारा जो बुक्स हैं वो थीम बेस्ड है, पूरा करिकुलम ही थीम बेस्ड है। कुछ थीम्स ली गई हैं, ठीक है, कुछ कितनी तो 6, टोटल 6 थीम्स हैं जो ली गई हैं और इन्हीं थीम्स में डिवाइड करके हम अपने पूरे ईवीएस के करिकुलम को, पूरे ईवीएस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो थीम्स क्या हैं वो हम अभी देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये चीज़ें थी जो स्लाइड से रिलेटेड या जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड थी। थीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर, तो आपको पता होगा कि थीम्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बातें हो गई और आपको पता है थीम बेस्ड अप्रोच का मेन रीज़न यही है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो, बेसिकली हम हॉलिस्टिकली सब चीज़ें खुद से रिलेट करके पढ़ सकें एक्सेट्रा। तो इन डेप्थ वीडियोस आप चाहें तो देख सकते हैं, बट फिलहाल सिर्फ रिवीजन पे अगर हम फोकस करें तो अब है 6 थीम्स कौन कौन सी हैं। थीम्स बेस्ड है हमने पढ़ा, तो जो 6 थीम्स हैं वो ये थीम्स हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ्स, हमारी डेली लाइफ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को थीम्स बनाए गए हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सब थीम्स भी हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम उन्हें भी देखेंगे। तो थीम 6 हैं, सबसे पहले फैमिली और फ्रेंड्स, देन फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। इसे पढ़ने की या याद करने, अब याद कर लीजिए कोई इशू नहीं है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा सोचें, तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही कॉमन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे रटने जैसा कुछ नहीं है। सबसे पहले है फैमिली और फ्रेंड्स। ठीक है, आप एज एन इंडिविजुअल सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करते हैं, किसके संपर्क में आते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के। ठीक है, अब ऑब्वियसली पहले फैमिली होती है उसके बाद फ्रेंड्स, बट एक जनरल वे में अगर हम देखें, अब उसके अलावा
फूड, वाटर, शेल्टर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जब सारी चीज़ें आपके पास हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, उसके बाद आप क्या चाहेंगे? आप ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल सिर्फ लेजर पर्पस की बात नहीं है, ट्रैवल आप काम के लिए भी करते हैं, तो सारे ही ट्रैवल बेसिकली। और सिक्स्थ में है कि जो भी हम काम करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। इन्हीं पे बेस्ड है पूरा ईवीएस का करिकुलम, और इन्हीं से क्वेश्चंस भी आते हैं ऑब्वियसली। तो ये हुई हमारे 6 थीम्स, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सब थीम्स की बात करते हैं, तो सभी थीम्स को सब थीम्स में डिवाइड नहीं किया गया है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो फैमिली और फ्रेंड्स है, बट देखिए इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब शायद दूसरे जो थीम्स हैं उनके सब थीम्स पे फोकस किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली और फ्रेंड्स की कितनी सब थीम्स हैं? टोटल 4 सब थीम्स हैं। कौन कौन सी? रिलेशनशिप्स, ठीक है। फैमिली और फ्रेंड्स की बात आप करेंगे तो रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है, इस तरह से आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले है रिलेशनशिप्स। फ्रेंड्स हैं तो वर्क एंड प्ले भी होगा। उसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, इंटेंशनली इस थीम में रखा गया है कि ताकि एक होता है ना कि एनिमल्स और प्लांट्स के तरफ भी बहुत ही अच्छा बिहेवियर रहे, ये सारी चीज़ें फोकस की गई हैं। तो 4 सब थीम्स हैं, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। ये हो गई सब थीम्स। अब सेकंड जो थीम है हमारा फूड, उससे रिलेटेड 5 सब थीम्स हैं, और सब थीम्स बहुत ही मतलब कॉमन है। फूड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सभी सब थीम्स में यहाँ इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले, ठीक है, क्या करते हैं आप? टेस्ट करेंगे। टेस्ट बड्स में सबसे पहले आपके जो फूड आइटम्स हैं वो आपको पता चलता है कैसा है कैसा नहीं। तो टेस्टिंग से डाइजेस्टिंग तक का पूरा प्रोसेस। तो जो फर्स्ट सब थीम है वो है टेस्टिंग, फूड को आप टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। देन डाइजेशन है या डाइजेस्टिंग है, तो खा रहे हैं फूड तो उसे कुक भी होना चाहिए, ठीक है। बिना कुक हुआ फूड आप सारा नहीं खाएंगे, एक्सेप्शंस की बात नहीं है। तो कुकिंग है, उसके बाद कुकिंग कर लिया आपने, बट प्रिजर्विंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वेस्ट होंगी चीज़ें। तो प्रिजर्विंग टेक्निक्स है, और ये सभी चीज़ पॉसिबल है किसकी वजह से? हमारे फार्मर्स की वजह से, ठीक है। तो फार्मर्स और हंगर, ठीक है, ये भी हमारा सब थीम्स है, ठीक है। तो 5 सब थीम्स: टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स एंड फार्मर्स एंड हंगर, राइट। 5 सब थीम्स हैं ये। तो ये हुई थीम्स और सब थीम्स की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी क्लास 3 की टेक्स्ट बुक। जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत भी काम की हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम इंक्लूड करें किया है इस वीडियो में हमने। तो सबसे पहली बात हुई थी चैप्टर भी रैट से रिलेटेड, चूहों से रिलेटेड, कि जो चूहे हैं उनकी आई साइट जो होती है वो बहुत ही पुअर होती है, वो ज़्यादा देख नहीं सकते, बट जो उनकी सूंघने की, टच करने की और टेस्ट करने की, ठीक है, ये जो तीनों सेंसेस होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, किसी वे में आपसे पूछ भी सकता है, राइट। तो ध्यान में रखिएगा कि आई साइट्स जो चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं, उनकी आई साइट पुअर होती है। उन्हें देखने में भले ही कितनी तकलीफ हो, लेकिन जो उनकी स्मेल करने की क्षमता है, सेंस है, उसके अलावा टच और टेस्ट का सेंस है, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और बात की गई थी हमारे स्वच्छ भारत अभियान की। आपको पता है गांधी जी हैं कि 150वीं जो उनकी सालगिरह थी, बेसिकली 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया जाना था। कब लॉन्च किया गया था? तो 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था। फोकस यही है कि क्लीनलीनेस किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ड्यूटी ना हो, हम सबकी एक साझेदारी में ये जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों को साफ रखें, स्वच्छ रखें, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो हर एक स्लाइड से क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस ही कर रहे हैं। तो फूड आइटम्स की बात होती है, आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, कहाँ का फूड क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। या अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कोई एक आपको एग्जांपल दे दिया, ये कहाँ का फूड आइटम है, और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो सबसे पहले यहाँ बात हुई है कश्मीर की। कश्मीर से एक स्टूडेंट है जो कि गोवा जाती हैं, कश्मीर में वो फ़िश खाती हैं, ठीक है। तो वो जो फ़िश होती है उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। जब वो गोवा जाती हैं, गोवा में वो फ़िश खाते हैं तो अलग होता है। उन्हें ये पूछने पर पता चलता है कि जो कश्मीर में फ़िश बनती है वो फ़िश होती है नॉर्मल, जो कि कुक होती है मस्टर्ड ऑयल में, ठीक है, सरसों के तेल में।
और जब गोवा जाती हैं तो वो फ़िश जो होती है उसका टेस्ट अलग क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो फ़िश है पहले तो वो सी फ़िश है और उसे कोकोनट ऑयल में कुक किया जाता है, राइट? तो कश्मीर के फूड से रिलेटेड याद रखिएगा, फ़िश जिसे कि मस्टर्ड ऑयल में कुक किया जाता है, और गोवा में जो फ़िश है वो सी फ़िश तो है बट उसे कोकोनट ऑयल में कुक किया जाता है। ये मेजर डिफरेंस है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद और भी जगह हैं जिनके जो फूड आइटम्स हैं उनकी बात की गई है, जैसे केरल की, ठीक है, या केरला। यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ इंस्टेंस दे के समझाया गया है, ये बच्चों के लिए बुक है, बट हम जो मेन फोकस रहेगा वो फैक्ट्स पे रहेगा। तो केरल में क्या है, जो माहौल पूरा बनाया गया है वो ये है कि एक पर्सन है जिसे दो चीज़ें खाना बहुत पसंद है, ठीक है, केरल में रहते हैं वो, और दोनों ही चीज़ उनके कोर्टयार्ड में, उनके आंगन में बेसिकली ग्रो करती है, एक टॉल ट्री पे, दूसरी अंडरग्राउंड। और उसके बाद कहते हैं कि वो उन्हें बड़ा पसंद है बॉयल टैपियोका खाना विद किस करी के साथ, जो कि कोकोनट से बनती है। तो रिलेशन इसका ये है कि कोकोनट और बॉयल टैपियोका, ठीक है, मतलब टैपियोका अंडरग्राउंड होता है और कोकोनट टॉल ट्रीज पे मिलता है, राइट? तो बेसिकली केरल के फूड से रिलेटेड याद रखिएगा, वहाँ पे पसंद है लोगों को बॉयल टैपियोका विद करी, और करी भी कोकोनट से बनती है, ठीक है, कोकोनट को यूज़ करके, राइट? होप आई होप कि क्लियर होगा। सो बॉयल टैपियोका विद करी, और करी किससे बनती है? कोकोनट से। सो ये हुई केरल की बात। देन हांगकांग की भी बात की गई है, जहाँ पे लोगों को स्नैक्स खाना बहुत पसंद है, वहाँ पे लोग सांप बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, बहुत पसंद है उन्हें। उसी से बनती हुई, उसी से बनी हुई एक डिश का नाम दिया गया जो कि है लिंग हू फैन। तो ज़रूरी नहीं है सांप की बात हो सकता है सिर्फ लिंग हू फैन आपको मैच करने को दे दिया जाए। तो याद रखिएगा, लिंग हू फैन एक डिश है जो कि स्नैक्स से बनती है, और हांगकांग में लोगों को स्नैक्स खाना बड़ा ही पसंद है। तो जब उन्हें मन करता है स्नैक्स खाने का तो वो जाते हैं होटल और लिंगू फैन डिश को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, स्नैक्स हांगकांग लिंगू फैन, इसे याद रखिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे बर्ड्स की मूवमेंट की बात हुई है, आपको पता है बर्ड्स के लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है, तो उसमें बात की गई है कि जो बर्ड्स हैं उनके चलने का, उड़ने का जो तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, दे फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज। बट यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो हैं नेक मूवमेंट से रिलेटेड। जैसे फ्लाई और वॉक, बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सिमिलरली उनके नेक मूवमेंट्स भी डिफर करते हैं। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जो भी बर्ड्स आपको आपके आसपास दिखती हैं सब एक जैसे नहीं मूव करती है, नेक या उनका बिहेवियर क्वाइट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मैना का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो मैना है वो अपनी जो गर्दन है, नेक को बैक एंड फोर्थ मूव करती है जर्क के साथ, और ये क्वेश्चन 2019 में ही आया था। मैना एक बर्ड है जो कि अपने नेक को, अपनी गर्दन को झटके के साथ आगे और पीछे मूव करती है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। देन टॉकिंग अबाउट आउल, दैट इज उल्लू। सो उल्लू की जो स्पेशलिटी दी गई है रिगार्डिंग नेक वो है कि वो अपने नेक को बैकवर्ड्स रोटेट कर सकती है लार्ज एक्सटेंट तक, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रोटेट कर सकती है। आप ट्राई मत कीजिएगा, इसमें लिखा है, पूछा है कि आप कर सकते हैं, तो आप ट्राई मत कीजिएगा। एनीवेज, सो ये थी बातें। मैना नेक को अपने बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, और आउल जो है वो रोटेट करती है बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ देख सकती है, बहुत ही लार्ज एक्सटेंट तक रोटेट कर सकती है अपनी गर्दन को पीछे के साइड, राइट? तो ये हुई बर्ड्स की बात। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो ये है ब्रेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड बातें। आपको पता है कुछ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, तो वो पढ़ाई कैसे करते हैं, उनके लिए ही ब्रेल स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्पेशल वे है पढ़ने का, राइटिंग का, रीडिंग एंड राइटिंग का, उनके लिए जो देख नहीं सकते। कहा जाता है ब्रेल, क्यों कहा जाता है आपको पता ही होगा, अभी हम उसे देखते भी हैं। सो होता क्या है, बेसिकली थिक पेपर पे किसी पॉइंटेड टूल से कुछ डॉट्स बनाए जाते हैं और वो रेज्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 6 डॉट्स है, उसमें एक यहाँ पे रेज्ड है, ये ए का सिंबल है। देन बी में यहाँ पे 2 रेज्ड है, ठीक है। ऐसे ही पूरे अल्फ़ाबेट्स डिसाइड होते हैं, अलग अलग तरह से बनते हैं, और इसी को टच करके अपनी फिंगर्स को रन करके जो पर्सन्स हैं वो समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं बेसिकली, राइट? तो कितनी रोज़ होती है, कितने डॉट्स होते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे डॉट्स। तो कहानी वही है लुई ब्रेल की, कि फ्रांस के थे, एक दिन वो अपने फादर के जो टूल्स हैं उनसे खेल रहे थे, उन्होंने अपनी आँख को हर्ट कर लिया, आँख उनकी चली गई, आँख मतलब आई साइट उनकी चली गई, उनकी आँखों की रोशनी चली गई। बट उन्हें पढ़ना बड़ा पसंद था, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने सोचा मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। फाइनली उन्होंने फाइंड किया एक वे को, उन्हें पता चला, एक रास्ता दिखा उन्हें, जो कि था टच और फील करके। और इसी के बाद आती है, मतलब इसी के बाद डेवलपमेंट होता है ब्रेल स्क्रिप्ट का। तो इसी तरह से उन्होंने डेवलप किया था स्क्रिप्ट।
अभी तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं ऑब्वियसली। इसमें होता है बेसिकली कि रो बनाई जाती है जिसमें रेज्ड डॉट्स होते हैं थिक पेपर पे, पॉइंटेड टूल से उसे लिखा जाता है। ये रेज्ड इसीलिए होते हैं ताकि वो इजीली रन करके फिंगर्स को समझ सकें। 6 पॉइंट्स पे बेस्ड होते हैं और ऑब्वियसली अभी तो कंप्यूटर पे भी लिखा जा सकता है ब्रेल को, ठीक है। तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। बेसिक चीज़ें यही हैं, 6 पॉइंट्स होती हैं, रेज्ड डॉट्स होते हैं और थिक पेपर पे पॉइंटेड टूल से लिखा जाता है। तो ये थी ब्रेल स्क्रिप्ट की बात। अब हम चलेंगे कुछ घरों की तरफ, ठीक है। हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारे किस स्टेट में कैसे घर होते हैं। सबसे पहले असम की बात है। असम का ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये घर है जिसे कि बैम्बू के पिलर्स पे बनाया गया है, ठीक है, 10 से 12 फीट ऊपर ग्राउंड से। क्यों? वहाँ पे बारिश एक्चुअली बहुत होती है। काफ़ी फ्लड आना या मतलब पानी चारों तरफ भर जाना ये कॉमन है। इस वजह से वहाँ पे ये जो घर हैं इन्हें बैम्बू पिलर्स पे बनाया जाता है, जो कि 10 से 12 फीट तक ऊंचे होते हैं ग्राउंड से, ठीक है, ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर। स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर से बनते हैं और जो बाकी घर के अंदर का हिस्सा है वो भी वुड से बनता है, लकड़ियों से बनता है, ठीक है। ये हुई असम की बात। उसके बाद यहाँ मनाली की बात है जहाँ पे स्नोफॉल्स होती हैं, बर्फ़ गिरती है और बारिश बहुत होती है। तो वहाँ पे जो घर होते हैं वो ऐसे स्टोन्स और वुड को यूज़ करके बनाए जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो घर की रूफ़ है वो कैसी है, वो स्लैंटिंग है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। हिली एरिया है, बारिश बहुत होती है, बर्फ़ बहुत होती है, तो इस वजह से वहाँ पे जो हाउसेस हैं वो स्टोन और वुड से बनाए जाते हैं, राइट। देन यहाँ पे श्रीनगर की भी बात की गई है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मेंशन किया गया है, जैसे चार चिनार, ये चार चिनारी जो कि ब्लू माउंटेन्स से घिरे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा शिकारा और हाउस बोट्स, ठीक है, इनकी भी बात की गई है। सॉरी फॉर दिस। तो ये हाउस बोट है। अभी हम आगे पिक्चर देखेंगे। डल लेक की भी बात की गई है, आपको भी पता है। डल लेक, शिकारा, हाउस बोट, चार चिनारी, ये 3-4 चीज़ें हैं जम्मू एंड कश्मीर या बेसिकली श्रीनगर से रिलेटेड। यहाँ पे फिर उसके बाद हम राजस्थान की तरफ मूव करते हैं जहाँ के घरों को कैसे बनाया जाता है वो से डिस्कस किया गया है। वहाँ पे आपको पता है राजस्थान में सैंड बहुत है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बारिश बहुत कम होती है, पानी की कमी होती है, वाटर स्कैर्स एरिया है, बहुत ही गर्मी होती है। तो वहाँ पे जो घर हैं उसे बनाने के लिए मड का यूज़ किया जाता है, मिट्टी से बनते हैं, ठीक है। क्यों? ऑब्वियसली कूल रहे, ठीक है, अंदर उतनी हॉटनेस जो बाहर है वो अंदर ना रहे, थोड़ा सा ठंड। वॉल्स मड की तो होती हैं, साथ में बहुत ही थिक वॉल्स होती हैं और उन्हें प्लास्टर भी मड से किया जाता है। और रूफ्स की बात करें तो आपको दिख रही हैं झाड़ियों हैं, कटीली झाड़ियों से इसे बनाया जाता है, थॉर्नी बुशेस से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, आने की चांसेस भी हैं, राइट। तो ये हुई बातें, मड से बनता है, अंदर भी मड होता है, प्लास्टर मड से किया जाता है, थिक वॉल्स होती हैं और जो रूफ़ होता है वो थॉर्नी बुशेस से बनते हैं, राइट। तो ये हो गई बातें। अभी श्रीनगर, असम, मनाली, राजस्थान को बस एक तरह से कंक्लूड किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ये है पिक्चर्स, ये है शिकारा, ये है हाउस बोट, ये है चार चिनार, ये चार चिनारी, राइट। ब्लू माउंटेन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वीडियो है, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई बातें और अब हम दूसरे पिक्चर्स देखते हैं। ये है असम का घर, राइट, ऐसे यहाँ पे बनाए जाते हैं बैम्बू पिलर्स पे। ये है राजस्थान का एक घर जो आपको यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ भी दिख रही हैं, मड से बने हुए घर भी दिख रहे हैं और ये है मनाली का वो घर, राइट। तो बस ये हो गई। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ये भी दिया हुआ है बुक में। तो अब ऑब्वियसली रेन वाटर हार्वेस्टिंग टर्म यूज़ नहीं किया गया है, बट कैसे पानी को बचाया जाए उसकी बात की गई है। कि एक तरीका है, टका बनाते हैं लोग, टैंक बनाते हैं अंडरग्राउंड, जिसके थ्रू वो बारिश के पानी को बचा के रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? बेसिकली होता क्या है, देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम से भी क्लियर होगा। ये रूफ़ है, छत है, यहाँ पे बारिश का पानी या पानी कलेक्ट होता है, ठीक है। वहाँ यहाँ से वो इस पाइप के थ्रू नीचे आता है, अंडरग्राउंड टैंक के पास जाता है, ठीक है, टका में कलेक्ट होता है, राइट। लिड लगी हुई है ऑब्वियसली ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ना जाए, उसके लिए यहाँ पे लिड लगी हुई है, बस, ठीक है। ये बेसिक सी बात है, अभी हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी है वो पूरी चीज़ की क्या होता है। कुछ लोग रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, कैसे? एक स्पेशल मेथड है, बाय मेकिंग टैंक्स, ठीक है, कहा जाता है टका। सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे इसका दिया है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो कैसे बनता है? तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अपने कोर्टयार्ड में लोग एक मतलब अपने आंगन में लोग एक गड्ढा खोदते हैं, पेट को डक किया जाता है, फिर उसे पक्का किया जाता है। उसके बाद उसे ऑब्वियसली कवर किया जाता है लिड से, ताकि
ऑब्वियस है क्यों कवर किया जाएगा, लेट्स से कुछ भी उसमें ख़राब चीज़ें ना एंटर हों बेसिकली, और वो सेफ़ रहे, राइट। उसके बाद ये जो रूफ़ है उसे स्लोपिंग बनाया जाता है। स्लोप ऐसे किया जाता है कि जो पानी है वो कलेक्ट हो उस पाइप में और उस पाइप के थ्रू टैंक में, राइट। तो उसके बाद किया क्या जाता है कि जो सीव होती है उससे पाइप को कवर किया जाता है। सीव मतलब आपने देखा होगा अपने घरों में भी पाइप वगैरह के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है ना कि उस पाइप में कुछ भी डस्ट पार्टिकल या बड़े बड़े कोई भी वेस्ट मटेरियल्स वहाँ पे ना एक्यूमुलेट हो, वहाँ पे कलेक्ट ना हो, राइट, उस पानी में ना जाए बेसिकली। इसके लिए अब हिंदी वर्ड सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सो इससे भी लगा दिया जाता है ताकि सेफ़ रहे। उसके बाद इस वाटर को क्लीन करने के बाद इवन ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बनता है। ये थी टका के बारे में बातें, तो बस ये था। और ये है इमेज जो कि ऑब्वियसली कुछ एक्सप्लेन नहीं करना मुझे, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेन है। बेसिकली क्वेश्चन आता है जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल, इन सारे टर्म से रिलेटेड। तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, या तो क्वेश्चन के थ्रू या तो समझ लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है और इमेजेस के थ्रू भी उसी चीज़ को बताया गया है, जेंडर रोल्स को या जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की गई है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी या यही बोलना था, इसलिए ये पिक्चर इंक्लूड है, एल्स नथिंग इम्पॉर्टेंट। सो देखिए ये था आज का वीडियो। इसमें जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आई ट्राई टू कवर इट ऑल, कवर करने की कोशिश की गई है। हम नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत ही जल्दी देखेंगे। कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।